जिया, हमारे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। बहू, यही हमारा छोटा सा घर है आम के बगीचे में। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, इस गर्मी में मेरा ससुराल आम के बगीचे में है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो चाहती थी कि मेरा ससुराल ऐसी ही किसी जगह पर हो। जिया अपने ससुराल में आम का बगीचा देखकर काफी खुश होती है। समय गुजरता है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। जिया भाभी, मैं और पापा आम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। काजल, बगीचा बहुत गंदा है, तुम बगीचे की सफाई कर देना। और छोटी बहू, बड़ी बहू गर्भवती है, तो वो हमारे साथ ज्यादा देर बैठकर आम की पेटी नहीं बनवा पाएगी। पहले वो हमारी मदद कर देती थी, तुम घर के काम खत्म करके हमारी काम में मदद करवा देना। और बहू, आज तेरे ससुर जी और सूरज दोपहर में जाएंगे आम बेचने बाजार, तो तू थोड़ा लेट खाना बनाना। अपने घर वालों के कहने पर जिया सुबह 10 बजे खाना बनाने बैठती है, जहाँ उसे काफी धूप और गर्मी लगती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। रोज सुबह 6 बजे खाना बना लेती थी, इसलिए गर्मी का एहसास नहीं होता था। धूप तो सीधा सर पर लग रही है। हमारा घर भी टूटा हुआ है, वरना घर में ही रसोई होती तो अच्छा होता। इस तरह जिया खाना बना ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बंदर आता है और उसकी सारी रोटियां लेकर भाग जाता है। बदमाश बंदर, मेरी रोटियां दे। क्या हुआ जिया? दीदी देखिए ना, कितनी धूप और गर्मी हो रही है। पसीने से मेरी पूरी साड़ी गीली हो गई है। मैंने इतनी मेहनत से रोटी बनाई थी और ये बदमाश बंदर सारी रोटियां लेकर भाग गया। ये बंदर ऐसे ही परेशान करते हैं। कोई बात नहीं, तुम फिर से बना लो। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करवा दूं। इतना बोलकर जैसे ही पूजा जिया की मदद करवाने के लिए बैठती है, वहाँ शांति आ जाती है। छोटी बहू तो क्या कर रही है? जानती नहीं कि तेरी जेठानी गर्भवती है? बहू, तू घर में आराम कर, बहू की मदद मैं करवा दूंगी। इस तरह शांति पूजा को वहां से भेज देती है और खुद भी बगीचे की सफाई करने लगती है। माँ, मैं सुबह से बगीचा साफ कर रही हूँ। पूजा भाभी कितनी जल्दी पूरा कर लेती थी। कितनी गर्मी और धूप लग रही है, आम के बगीचे में भी राहत नहीं मिल रही। इतना बोलकर काजल सारे खराब आम जमा कर घर में आराम कर रही जिया को देती है। भाभी, ये आम खराब हो जाएंगे, इनमें चींटियां लगी, उससे पहले आप आमरस बना दो। काजल, तुम पिंकी को स्कूल से लेकर आ जाओ, आमरस मैं बना दूंगी। नहीं भाभी, आप गर्भवती हैं, छोटी भाभी कर देंगी। एक बार फिर बिना जिया की परवाह करे काजल उसे काम थमाकर वहां से चली जाती है। बेचारी जिया अपनी जेठानी के साथ अपने टूटे हुए घर में बैठकर आमरस बनाने लगती है। दीदी, आप इतनी गर्मी में कैसे सब संभाल लेती थी? अपना तो घर भी टूटा है, घर के अंदर भी धूप आ रही है, जमीन भी गर्म है। आपको पता है, रात को तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ जिया, बस इस बार अच्छे से आम बिक जाएं तो सबसे पहले हम घर की मरम्मत करवाएंगे और एक रसोई बनवाएंगे। चलिए दीदी, आमरस तैयार हो गया, बाहर चलकर पेड़ की छांव में सब साथ में बैठकर पीते हैं। पिंकी भी स्कूल से बस आती होगी। इतना बोलकर हाथों में आमरस लिए जिया पूजा के साथ जाती है, जहां पूरा परिवार आम के पेड़ के नीचे छांव में बैठकर आमरस पीता है। तभी वहां पिंकी और काजल भी आते हैं। आमरस मुझे भी पीना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। काजल, तू बाद में आमरस पीना, पहले हमारे साथ आमों की पेटी बनवाने में मदद कर दे। इस तरह पूरा परिवार पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आम की पेटी बनाते और पेटी के अंदर कुछ घास डालकर उसमें आम डालते हैं और ऊपर से उस पेटी को बंद कर देते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और जिया घर के बाहर बैठकर सबके लिए खाना बनाती है। रात को जब पूरा परिवार घर में एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तो कुछ चींटियां विनोद और सूरज के शरीर पर चढ़ जाती हैं और उन्हें काटने लगती हैं। घर में इतनी सारी चींटियां कहां से आ गईं? भाभी, आपने आमरस बनाया था, थोड़े से आमरस जमीन पर गिरे, देखिए उसकी वजह से घर में चींटियां लग गईं। पापा जी के साथ बैठकर आम की पेटियां बनवानी थी, इस जल्दबाजी में दिमाग से ही निकल गया। मैं अभी मिट्टी से लीप देती हूँ। इतना बोलकर जिया उस जगह की लिपाई करती है, जिस वजह से चींटियां कम हो जाती हैं। समय गुजरता है और एक रात। ये जमीन कितनी ऊंची नीची है और कितनी गर्म। माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही है। दीदी, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। इस गर्मी में इतने मच्छर कहाँ से आ जाते हैं? इन मच्छरों ने काट काट कर मेरा जीना हराम कर दिया है। न सुबह चैन है न रात को, दिन में भी घर में सीधी धूप पड़ती है। माँ जी, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ बहू, कुछ करते हैं। अब अगली सुबह जब शांति की आंख खुलती है और पूरा परिवार आम के बगीचों में आम तोड़ने जाता है तो वो लोग देखते हैं कि उन्होंने रात में जो आम तोड़कर घर के बाहर पेटी में रखे थे वो सारे आम बाहर बिखरे हुए हैं और उन पर पक्षी चोंच मार रहे हैं। बहू, तुम किसी की एक नहीं सुनती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सारे आम घर में रख देना। देखो तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो गया। एक तो ऐसे ही गर्मी की वजह से काम नहीं हो रहा, ऊपर से इतना नुकसान। एक बार फिर एक छोटी सी गलती की वजह से बेचारी जिया को डांट पड़ जाती है। जिया अपने आम के बगीचे में घर देखकर जितनी खुश थी, अब वो उससे ज्यादा परेशान हो चुकी थी।
क्या हुआ जिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तुम तो पसीने से बेहाल हो चुकी हो, थोड़ा बैठ जाओ। क्या करूं दीदी, यहाँ बैठकर मुझे तो ना घर के अंदर रहता है ना घर के बाहर, और अगर गलती हो जाए तो घर वाले भी डांटते हैं। बताओ, इतनी दोपहर में पापा जी कह रहे हैं मैं उनके लिए आम रस बनाऊं और रोटियां बनाऊं। हमारा घर भी पूरा टूटा है, आधी छत गायब है, खिड़कियां टूट चुकी हैं, दरवाजे हैं ही नहीं और दीवारों में छेद हैं, जिस वजह से घर में हवा ही नहीं आती, पर धूप बराबर आती है। परेशान जिया अपनी जेठानी को अपना दुख सुनाकर चली जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाने के लिए आता है और जब वो लोग देखते हैं कि जिया धूप में अब रोटी बनाने बैठी है तो सब उस पर भड़कने लगते हैं। आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो? आमरस बनाने में इतना टाइम लग गया, जो अब रोटियां नहीं बनी तुमसे तो अच्छी मेरी भाभी हैं। मैं भी इंसान हूँ, धूप देख रहे हैं। अगर रसोई घर में होती तो कितना अच्छा होता, पर हमारे पास तो घर भी नहीं है। दीदी कर लेती थी सब कुछ, पर मैं दीदी जैसी नहीं। जिया अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और आज सभी को सुना देती है। और तभी वहां भागती हुई पिंकी आती है और गरम चूल्हे के ऊपर गिर जाती है, जिसमें उसका हाथ जल जाता है। पिंकी, तू ठीक तो है मेरी बच्ची? सही कह रही है जिया, मैंने आज तक शिकायत नहीं करी, पर आम के बगीचे में सिर्फ नाम का घर है हमारा। हमें इस घर की मरम्मत करानी होगी, वरना आज मेरी बच्ची जली है, कल को इस गर्मी की वजह से हम सब जल जाएंगे। बहू सही कह रही है, इस घर में ना तो रात को चैन है और ना ही दिन को। अब हमें कुछ जुगाड़ करना होगा। शांति बोल रही थी कि तभी जिया बगीचे में झाड़ू लगाना शुरू करती है और आम के पत्तों को चुनकर अपने पति से बोलती है। सुनिए जी, छत पर जाकर मिट्टी से लिपाई कर दीजिए और आम के पत्ते चिपका दीजिए और उसके ऊपर फिर से मिट्टी का गीला घोल डाल देना। इससे छत भी मजबूत हो जाएगी और धूप भी अंदर नहीं आएगी। माँ जी, मैं और आप बैठकर फटे पुराने कपड़ों से पर्दे बना लेते हैं। अब सूरज विनोद के साथ छत पर जाता है और कुछ गीली मिट्टी छत पर गिराकर उस पर आम के पत्ते लगा देता है और उनके ऊपर मिट्टी का गीला घोल डाल देता है। तो वहीं दोनों सास बहू मिलकर घर और खिड़की के लिए पर्दा बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा पूरी दीवार की मिट्टी और ईंट से भरकर उसकी लिपाई करती है। ये देखिए माँ जी, दीवार भी ठीक हो गई है। भाभी, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? मुझे बोल देती, पर कोई बात नहीं। अब आप सब आराम करो, जमीन की लिपाई मैं कर देती हूँ। काजल, तुम लिपाई करो, मैं आम के पत्ते लाकर बिस्तर का जुगाड़ करती हूँ, ताकि सोने में ना तो दीदी को परेशानी हो और ना ही हमें जमीन गर्म लगे। इस तरह काजल जमीन की लिपाई करती है और जिया कुछ पत्ते जमा करके उन्हें बिस्तर के आकार में लगा देती है और उन पर पानी छिड़क कर उसके ऊपर बिस्तर बिछाती है, जिसके बाद पूरा परिवार चैन की नींद सोता है। और तभी सूरज जिया से कहता है, जिया, तुम आमरस बहुत अच्छा बनाती हो। इस बार जब मैं बाजार गया था तो मैंने देखा लोग आम का जूस, आम पन्ना जैसी चीज ज्यादा पी रहे थे। वैसे भी हमारे कुछ आम जमीन पर गिरने की वजह से खराब हो जाते हैं। अगर तुम उनका आमरस बना दो तो मैं आमरस बेचना शुरू कर दूं। तो और पापा आम बेचते रहेंगे और इस तरह हमारी डबल कमाई होगी और उनसे मिले पैसे से मैं घर बनवाऊंगा, साथ में रसोई, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो सके। अब क्या था, जिया इसमें अपने पति का पूरा साथ देती है और अगली सुबह पूरा परिवार जल्दी उठकर बगीचे से आम तोड़ता है और जमीन के गिरे हुए आम जमा करके जिया आमरस बनाती है, जिसे बेचने के लिए सूरज मार्केट जाता है और पहले ही दिन उसकी अच्छी कमाई होती है और बहुत जल्द उनका आम का बिजनेस अच्छा चलने पड़ता है, जिस वजह से सूरज और विनोद अपने आम के बगीचे में ही एक पक्का मकान बनाते हैं। आज तो हाथ पैरों में अच्छा खासा दर्द हो गया, लेकिन सारे बर्तन समय से बन गए, हांडी, तवा, ग्लास और ये मटके। अब बस इस कड़क धूप में ये अच्छे से सूख जाएं। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी, जल्दी से खाना दे दो ना। हमने तो स्कूल का काम भी खत्म कर लिया। अरे बच्चों, मैं तो काम के चक्कर में खाना बनाना ही भूल गई। तुम बस मुझे आधा घंटा दो, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। उर्वशी हाथ मुंह धोती है और अब घर में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के लिए उर्वशी के पास एक छोटा सा गैस सिलेंडर और एक गैस वाला चूल्हा था। एक मुंह वाला चूल्हा होने की वजह से उर्वशी को आए दिन खाना बनाने में काफी समय लगता था। एक तो ये गर्मी ने इतना परेशान करके रख दिया, ऊपर से अभी तक सब्जी भी नहीं बनी है। अभी तो रोटी भी बनानी है। बच्चे कितने भूखे हैं। काश मेरे घर पर 2-3 मुंह वाला गैस चूल्हा होता तो एक साथ ही तीनों चीज आराम से बना लेती। अरे उर्वशी बहू, क्या हो गया? खुद से क्या बातें कर रही है? माँ जी, मैं खुद से बातें नहीं कर रही हूँ, बस अपनी जिंदगी को कोस रही हूँ। भगवान ने जिंदगी में कुछ भी तो अच्छा नहीं दिया, ना ढंग का घर है, ना जरूरत का कोई सामान। बहू, लोग तो इस जिंदगी को जीने के लिए तरस जाते हैं। कम से कम भगवान का शुक्र अदा कर कि सर छुपाने के लिए छत, अच्छा खाने के लिए खाना और सोने के लिए जमीन है। चल अब जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। उर्वशी का पति अनुराग एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, तो वहीं उर्वशी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाकर बेचती थी,
दोनों ही पति पत्नी जितना कमाते थे वो सब घर खर्चों में ही निकल जाता था। आज तक उर्वशी सहूलियत का एक सामान तक नहीं ला पाई थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। उर्वशी के दोनों बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से एक कन खजूरा रेंगता हुआ अंदर आ जाता है और उर्वशी की बेटी के पैर पर चढ़ जाता है। जल्दी आओ माँ, कीड़ा मुझे काट लेगा। हे भगवान, ये कान खजूरा कहाँ से आ गया? पिंकी बेटा हिलना मत वरना ये काट लेगा। उर्वशी एक कपड़े की मदद से कन खजूरा को अपनी बेटी के पैर से हटा देती है। वहीं पिंकी डरते हुए अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। बेटा ऐसे रोते नहीं, देखा वो कान खजूरा मैंने हटा दिया, अब वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। हे भगवान, अगर ये कान खजूरा मेरी बच्ची को काट लेता तो क्या होता? अब क्या करूं? मैं आए दिन कोई ना कोई कीड़ा घर के अंदर घुस आता है। घर में एक बेड तक नहीं है जहां मेरे दोनों बच्चे बैठकर पढ़ सके। उर्वशी जैसे तैसे कर अपनी बेटी को चुप करवाती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। उर्वशी का घर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और दीवारों में छोटे छोटे छेद भी पड़ने लग गए थे। देखो माँ, इस जगह भी छेद पड़ गया। पता है, इस छेद से रोज एक चूहा हमारे घर में आता है। घर की दीवारें काफी कमजोर हो चुकी हैं। कभी कभी तो डर लगता है कहीं जरा हल्का सा भूकंप का झटका लगा और हमारा घर तिनके की तरह बिखर गया। जहां एक तरफ उर्वशी अपने घर को लेकर परेशान हो रही थी, तो वहीं उर्वशी के पड़ोस में रहने वाली संगीता हर 6 महीने में एक बार अपने घर को रेनोवेट करवाती थी। क्या बार बार मेरे घर की तरफ देख रही हो? अच्छा लग रहा है ना? पता है, इसको कन्वर्ट करवाने में पूरे 2 लाख रुपए का खर्चा आया है। अच्छा है, भगवान किसी को तो दे रहा है। ये तो बस किस्मत की बात होती है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी अपने घर को रेनोवेट करवा लो। कभी कभी तो डर लगता है कि अंदर आकर 2 बार जोर से खांस दिया तो तुम्हारा घर तो टूट जाएगा। संगीता उर्वशी की गरीबी का मजाक उड़ाती, तो वहीं उर्वशी संगीता से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। उर्वशी के घर में रखा हुआ मिट्टी का मटका गलती से गिरकर टूट जाता है और वो ठंडा पानी पीने का इकलौता साधन भी उर्वशी के घर से खत्म हो गया था। माँ जी, अब क्या करें? हम ठंडा पानी कैसे पिएंगे? इतनी गर्मी में तो गर्म पानी भी नहीं पिया जाएगा। तू तो खुद मिट्टी के बर्तन बनाती है, तो एक मटका भी बना ले। माँ जी, ढेर सारे मटके बने हुए हैं, लेकिन अभी वो गीले हैं। सूखने में 1-2 दिन का तो समय लगेगा। लगता है अब जब तक गर्म पानी पीकर काम चलाना पड़ेगा। अगर घर में एक फ्रिज होता तो कम से कम ठंडा पानी तो इस गर्मी में नसीब होता। हर गरीब परिवार की तरह ये गरीब परिवार भी अपनी गरीबों वाली जिंदगी से काफी ज्यादा दुखी था। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज फिर उर्वशी के पड़ोस में रहने वाली संगीता उर्वशी को जलाते हुए अपने घर में एक नया फ्रिज लेकर आती है। ये लो उर्वशी, मेरे घर में नया फ्रिज आने की मिठाई खाओ। पता है, हमारे घर डबल डोर फ्रिज आया है, पूरे 60,000 का है। इतना बड़ा है कि तुम्हें क्या बताऊं। चलो तुम लड्डू खाओ, मैं आसपास में भी जाकर मिठाई बांट कर आती हूँ। संगीता की सारी बातें उर्वशी के जख्मों पर सिर्फ नमक छिड़कने का काम करती थी, तो वहीं संगीता के बच्चे भी कुछ कम नहीं थे। देखो, ये आइसक्रीम मेरे मम्मी ने घर में जमाई है, वो भी हमारे नए फ्रिज में। पता है, मेरी हाइट 2 इंच बढ़ गई है ना, इसीलिए मेरे पापा एक नया बेड बनवाने वाले हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संगीता की बेटी जिया आंगन में बैठे हुए एक बड़े से मिट्टी के बने डॉल हाउस से खेल रही थी। ये डॉल हाउस कितना अच्छा है ना, मामा जी ने कितना अच्छा डॉल हाउस भिजवाया है मेरे लिए। पता है, मेरी सारी फ्रेंड्स भी बिल्कुल ऐसा ही डॉल हाउस लाने की बात कर रही थी। बेटा, ये डॉल हाउस किसी शॉप पर नहीं मिलता। पता है, तुम्हारे मामा ने इसे स्पेशल कहकर बनवाया है। ये मिट्टी का घर, इसमें रखी छोटी मोटी चीज जैसे फ्रिज, डाइनिंग टेबल, कूलर, बेड, गैस के सब कुछ मिट्टी का बना है। सुंदर है ना? चलो अब इसे लेकर घर के अंदर आ जाओ, कहीं किसी की नजर लग गई तो। संगीता ये सब उर्वशी को जलाने के लिए बोलती है। उर्वशी और उसकी सास आंगन में खड़े हुए बस संगीता और उसकी बेटी के बने मिट्टी के डॉल हाउस को ही देखे जा रहे थे कि तभी उर्वशी को एक ख्याल आता है। माँ जी, मैंने सोच लिया है, अब हाथों में तो पैसे नहीं है जो अपना जरूरत को पूरा कर सके। तो अब जरूरत को पूरा करने के लिए तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बहुत बना लिया मिट्टी से बर्तन मैंने, अब मैं मिट्टी का एक घर और अपनी जरूरत का हर सामान बनाऊंगी, जैसे फ्रिज, बेड, सब कुछ। मिट्टी का घर तो सुना है और देखा भी है, लेकिन बेड और फ्रिज कैसे बनाएगी तू? लगता है ये संगीता की बातें तेरे दिमाग में घुस गई हैं। छोड़ इसकी बातों को। नहीं माँ जी, आखिरकार कब तक हम ऐसे घुट घुट कर जिंदगी जिएंगे? अब जब पैसे नहीं है तो कम से कम हम जुगाड़ तो कर ही सकते हैं। उर्वशी अब जिन मिट्टी से बर्तन बनाती थी, उसी मिट्टी से अब अपने घर को अंदर और बाहर से अच्छे से लीपने लगती है, जिसे देख संगीता। क्या बात है उर्वशी, घर रेनोवेट करवाने के पैसे नहीं थे तो तुम अपने घर को ही मिट्टी से लीपने लग गई। ना जाने ये गरीबी तुम लोगों से क्या क्या करवाती है।
अब उर्वशी संगीता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और जल्दी पूरे घर को अंदर बाहर से अच्छे से लीप देती है। 2 से 3 दिन में वो घर अब अच्छे से सूख जाता है। मिट्टी की लिपाई की वजह से घर के अंदर काफी ज्यादा ठंडक होने लगती है। बहू तूने तो सच कहा था, ये मिट्टी का घर तो काफी बढ़िया निकला। कितनी ज्यादा ठंडक हो रही है इसके अंदर। माँ जी अब आप बस देखती जाइए मैं और इस मिट्टी से क्या क्या जुगाड़ करती हूँ। घर बनाने के बाद अब उर्वशी अपने दोनों बच्चों के सोने के लिए एक मिट्टी का बेड भी बनाती है। माँ ये मिट्टी का बेड तो काफी अच्छा है और मुलायम भी है। अब तो यहाँ हम आराम से बैठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं और सो भी सकते हैं। यहाँ तो कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे ना माँ। अपने बच्चों के लिए मिट्टी का बेड बनाने के बाद उर्वशी यहीं नहीं रुकती। उर्वशी अब पानी पीने के सामान और पानी को ठंडा रखने के लिए एक मिट्टी का छोटा फ्रिज भी बनाती है। घर और बेड तो बिना बिजली के होते हैं, लेकिन ये फ्रिज बिना बिजली के कैसे चलेगा? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू ये क्या कर रही है? अरे माँ जी, जैसे हम शाम को सोने से पहले अपनी मिट्टी के घर को बाहर से गीला कर देते हैं तो घर के अंदर ठंडक कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तो चादर ओढ़नी पड़ती है। ठीक उसी तरह इस मिट्टी के फ्रिज को बनाने के बाद हम इसे हर रोज अंदर से बाहर से गीला करेंगे तो इसके अंदर ठंडक अपने आप बढ़ जाएगी और खाना और पानी भी ठंडा ही रहेगा। उर्वशी का मिट्टी का फ्रिज का जुगाड़ भी अब चल पड़ता है और अब अगले दिन उर्वशी अपने घर के लिए 4 मुंह वाला मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। चूल्हे के सूखते ही उर्वशी सावधानी से सिलेंडर का पाइप उस मिट्टी के चूल्हे में लगा देती है। साथ ही सिलेंडर के ऊपर मिट्टी से लिपाई कर देती है और अब उस 4 मुंह वाले चूल्हे पर एक साथ उर्वशी 2 से 3 तरह की चीजें बनाती है। पहले एक एक चीज बनने तक का कितना इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब एक साथ इतनी सारी चीज आसानी से बन जाती है। तूने तो कमाल करके रख दिया। पहले घर, फिर बेड, फ्रिज और अब ये चूल्हा। मेरी बहू तो लाखों में एक है। जिन मिट्टी से उर्वशी बर्तन बनाती थी, अब उसी मिट्टी से उर्वशी ने अपनी सहूलियत के लिए घर में इस्तेमाल होने वाली कई सारी चीजें भी बना ली थी। इसी के साथ उर्वशी अब अपनी बनाई हुई इन चीजों को खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ लोगों को भी बनाकर बेचना शुरू करती है। उर्वशी बेटा, क्या ये तुम्हारा मिट्टी का फ्रिज सच में चलेगा? इसे गीला करते इसके अंदर ठंडक तो होने लगेगी ना? अरे काकी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? काम करिए, आप इसे लेकर जाइए और जब इसमें पानी और खाना ठंडा होने लगे तो पैसे दे जाइएगा। उर्वशी 2 दिन पहले मैं जो तुमसे वो मिट्टी का चूल्हा लेकर गई थी वो तो काफी अच्छा है। पता है, पहले मेरे घर में भी सिर्फ एक मुंह वाला चूल्हा था तो खाना बनाने में काफी समय लग जाता था। और तुम तो जानती हो कि मेरे परिवार में कितने सारे लोग हैं, लेकिन अब तो मैं चुटकियों में खाना बना लेती हूँ। और हाँ, अब तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही छोटा मिट्टी का फ्रिज बना देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, तुम परसों आकर ले जाना। उर्वशी इसी काम को जारी रख पैसे कमाती है और अब धीरे धीरे सहूलियत की चीजों को लाकर अपने घर की जरूरत को पूरा करती है। तो वहीं ये सब देख संगीता तो बस हैरान हो जाती है।